सड़क किनारे मछली पकड़ने से बचने के लिए छिपा हुआ था। तभी अचानक एक व्हील चेयर पर बैठी लड़की के बारे में सोचने लगा। शुरू में मुझे लगा कि उसे मदद की जरूरत है, लेकिन वह लगातार डरते डरते मुझे देख रही थी। काफी देर तक हिचकिचाने के बाद उसने सावधानी से एक पुराना गुल्लक निकाल कर मुझे दिया। मेरे पास कोई परिवार नहीं है, क्या आप मेरे परिवार बन सकते हैं? इन पैसों से क्या मैं आपको 2 दिन के लिए खरीद सकती हूँ? 1 दिन भी चलेगा। उसकी उम्मीद भरी सूरत देकर मना करने के शब्द मेरे होंठों तक आ गए, क्योंकि मेरे माता पिता अचानक गुजर गए थे। फिर मुझे नौकरी से निकाल दिया गया और मेरी कई सालों की प्रेमिका भी यह सुनकर मुझसे अलग हो गई। यहाँ तक कि मकान मालिक ने भी मुझे घर से निकाल दिया। मेरे बटुए में सिर्फ 137 रुपए बचे थे, जो इस अजनबी शहर में मेरी आखिरी पूंजी थी। उस समय मैं बारिश में खड़ा टूटने के कगार पर था, लेकिन अगले ही पल मुझे लगा कि किसी ने मेरे सिर के पीछे हल्के से कुछ छुआ। मैंने मुड़कर देखा तो एक पतली सी हाथ दिखी, जिसमें नसें तक साफ दिख रही थी। वह अनाड़ी तरीके से एक छाता पकड़े हुए थी, जैसे मुझे बारिश से बचाना चाहती हो। तभी मैंने देखा कि वह एक व्हील चेयर पर बैठी लड़की थी। वह कमजोर थी, चेहरा पीला, बाल बिखरे हुए, लेकिन फिर भी उसकी खूबसूरती छिप नहीं रही थी। बारिश ने उसके आधे शरीर को भिगो दिया था, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। वह बस जिद करके मुझे छाता दे रही थी। उसे उठकर मेरी मदद करने की कोशिश करते देख मैं खुद पर हंस पड़ा। कभी सोचा नहीं था कि मैं इतनी हालत में पहुंच जाऊंगा कि एक विकलांग लड़की मेरी चिंता करेगी। लेकिन मैं धन्यवाद भी नहीं कह पाया था कि वह धीरे धीरे पीछे की ओर फिसलने लगी। तभी मुझे एहसास हुआ कि यह ढलान है। मैं छाता छोड़कर तुरंत उसके पीछे दौड़ा। हर बार जब वह व्हील चेयर रोकने की कोशिश करती, वह और तेज फिसलने लगती। आखिरी पल में मैंने व्हील चेयर पकड़ ली, लेकिन छाता उड़कर सीधे उसके सिर पर गिरा और वह मुझे एक पहियों वाले मशरूम जैसी लगी। मैंने तुरंत छाता हटाकर पूछा, तुम ठीक हो? लड़की ने हैरानी से सिर हिलाया। मैंने पूछा, इतनी रात को अकेले क्यों बाहर हो? लेकिन पूछते ही मुझे पछतावा हुआ। यह सवाल किसी खराब आदमी जैसा लग रहा था। वह सच में डर गई और खुद को व्हील चेयर में समेट लिया। मैं बस घूमने आई थी। घर जाओ, परिवार चिंतित होगा। मेरा कोई परिवार नहीं है। कल मेरी दादी चली गई। मैं समझ गया कि मैंने गलत सवाल पूछा और मेरे मन में एक डरावना ख्याल आया। एक विकलांग लड़की बिना परिवार के कैसे जिएगी? लेकिन यह मेरी चिंता का विषय नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मैं खुद को भी नहीं संभाल पा रहा था। शायद अपराध बोध के कारण मैंने उसे घर छोड़ने का फैसला किया। जब मैं उसे लिफ्ट तक ले गया और वापस जाने लगा तो उसने मेरा कपड़ा पकड़ लिया। भीग जाओगे, ठंड लगेगी। मैं मन ही मन मुस्कुराया। वह खुद इतनी डरी हुई थी, फिर भी मेरी चिंता कर रही थी। मैंने कहा, ऐसा करो, छाता मुझे दे दो, कल वापस कर दूंगा। अब घर जाओ, रात को बाहर रहना सुरक्षित नहीं है। वह और डर गई, लेकिन फिर भी मेरा कपड़ा नहीं छोड़ा। मैं समझ गया कि वह मुझे रोकना चाहती है, तो मैंने उसे ऊपर तक छोड़ने का फैसला किया। लेकिन जब मैं ऊपर पहुंचा तो देखा कि उसका घर वहाँ नहीं था, बल्कि उससे भी ऊपर बारिश से भीगी छत पर था। वहाँ कोई रैंप या लिफ्ट नहीं थी, सिर्फ फिसलन भरी सीढ़ियां थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वह लड़की इतनी हिम्मत से नीचे आती होगी। वह बहुत हल्की थी, इसीलिए मैं उसे और उसकी व्हील चेयर को उठाकर ऊपर ले गया। दरवाजा खोलते ही मैंने देखा कि कमरे के बीच में एक काले सफेद फोटो रखा था। उसकी दादी की तस्वीर थी, जो मुस्कुरा रही थी। दरवाजे के पास कचरे के बैग पड़े थे, क्योंकि उनके लिए सफाई करना भी मुश्किल रहा होगा। ये सब समझते हुए मेरे मन में सवाल और बढ़ गए। इतनी डरी हुई लड़की रात में बाहर क्यों गई थी? जैसे ही मैं जाने लगा, उसने अचानक पूछा। मैं चौंक गया, लेकिन उसकी साफ आंखों ने मेरे मन के सारे शक दूर कर दिए। तभी मुझे एहसास हुआ कि उसकी समझ ठीक नहीं है। उसे यह भी पता नहीं कि किसी अजनबी आदमी को घर लाना कितना खतरनाक है। मैंने मजाक में उसे समझाया, अजनबियों को घर लाना खतरनाक होता है, खासकर मेरे जैसे आदमी को। वह तुरंत घबरा गई, जैसे कोई बच्चा गलती कर दे। मैंने गंभीर होकर कहा, मुझसे वादा करो, आगे से किसी अजनबी को घर नहीं लाओगी। वह बोली, अगर आप नहीं जाओगे तो यह अगली बार नहीं गिना जाएगा। मैंने गहरी सांस ली। मुझे उसकी अकेलेपन की भावना समझ आ रही थी, लेकिन मैं कोई संत नहीं था और सामने एक असहाय लड़की थी। कौन जाने कब मेरे अंदर का अंधेरा बाहर आ जाए। मेरी जिंदगी पहले ही बर्बाद है, कम से कम तुम्हें इसमें मत घसीटो। मैंने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम्हें किसी की जरूरत है, लेकिन अगर मैं आज रुक गया तो कल परसों मुझे खुद को जिंदा रखने के लिए काम करना है। मैं हमेशा यहाँ नहीं रह सकता। मुझे पता है ये कठोर है, लेकिन तुम्हें अकेले रहना सीखना होगा। ये कहते हुए मैंने उसकी तरफ देखा। जैसे जैसे उसका सिर और नीचे झुकता गया, मुझे एहसास हुआ कि मेरी बात शायद कुछ ज्यादा कठोर हो गई थी। देखो, मेरे पास कोई अमीर औरत नहीं है जो मुझे पाल ले। मैं खुद ही भूखा मरने वाला हूँ। चलो ऐसा करते हैं, जब मैं संभल जाऊँ तब बात करेंगे। किससे पता था कि यह सुनकर लड़की की आंखें अचानक चमक उठेंगी। वह जल्दी जल्दी अपनी व्हील चेयर घुमाते हुए कमरे में गई और थोड़ी देर बाद एक पुराना गुल्लक लेकर वापस आई। मैं तुम्हें पालूंगी, बस इतने ही हैं, कितने दिन के लिए काफी होंगे? उसकी आवाज धीरे धीरे और धीमी होती गई। उसे भी पता था कि इतने पैसे से तो कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी वह जिद से गुल्लक पकड़े मुझे देख रही थी। उसकी ये हालत देखकर मैं कुछ कह नहीं पाया, लेकिन मुझे समस्या की गंभीरता समझ आ गई। ये पैसे शायद उसकी आखिरी जमा पूंजी थे। अगर मैंने उसे ऐसे ही छोड़ दिया तो शायद वह घर में भूखी मर जाए और किसी को पता भी न चले। इसलिए मैंने गंभीर होकर पूछा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? सच बताओ। पापा मम्मी मुझे नहीं चाहते, वे विदेश चले गए। दादी से भी संपर्क नहीं हो पा रहा। मेरी आवाज से वह डर गई थी, लेकिन फिर भी हकलाते हुए जवाब दिया। मेरे अंदर गहरी बेबसी उमड़ आई। जब मैंने कुछ नहीं कहा तो उसने फिर से गुल्लक मेरी ओर बढ़ाया। असल में उसके हाथ पहले ही थक चुके थे, लेकिन फिर भी वह मुझे लगातार देख रही थी। मैं तुम्हें 2 दिन के लिए खरीद लूंगी, 1 दिन भी चलेगा। इंसानों को खरीदा बेचा नहीं जाता। नहीं, नहीं होता। लेकिन मम्मी तो हमेशा कहती थी कि मुझे बेच देंगी। उसकी बात मेरे दिल में जंग लगे कील की तरह चुभ गई। मेरा मन हुआ कि उसके घटिया माता पिता को पकड़कर सबक सिखाऊं। शायद उसने मेरी चुप्पी से जवाब समझ लिया था और उसकी दबाई हुई भावनाएं अचानक फूट पड़ी। सॉरी, मुझे डर लग रहा है। उसकी बड़ी बड़ी आंसू उसकी बेकार पड़ी टांगों पर गिर रहे थे। ये देखकर मैं पूरी तरह घबरा गया।
गया। अरे अरे रो मत, आराम से बात करते हैं। जैसे ही मैंने यह कहा वह अचानक चुप हो गई, लेकिन आंसू फिर भी गिरते रहे और उसने होंठ भींच लिए। अब तो वह और भी ऐसी लग रही थी जैसे मैं ही दोषी हूँ। गाजर, अंडे, हाँ राइस कुकर में चावल भी है, यह कहकर उसने धीरे से सिर झुका लिया। मैंने ज्यादा नहीं सोचा, मुझे लगा वह बस डर गई है। मैं सीधे रसोई में गया और सोचा कि एक फ्राइड राइस बना देता हूँ, लेकिन अंदर जाकर देखा तो हालत बहुत खराब थी। किचन में सिर्फ एक एग्जॉस्ट फैन था, कोने में कुछ अंडे और कुचली हुई गाजर पड़ी थी और 2 पुराने बर्तन थे। हालत इतनी खराब थी कि दिल दुख गया। लेकिन अच्छी बात यह थी कि तेल, नमक, मसाले सब थे। मैंने सोचा साधारण फ्राइड राइस बनाना आसान होगा, लेकिन जैसे ही मैंने राइस कुकर खोला अंदर तो फफूंदी का जंगल उगाया था और नीचे का चावल इतना सख्त था कि हथियार बन सकता था। मैंने गहरी सांस ली और गुस्से में इधर उधर देखने लगा। तभी देखा कि वह चुपके से व्हील चेयर घुमाकर भागने की कोशिश कर रही है। रुको! वह तुरंत जम गई। भागना चाहती थी लेकिन डर भी रही थी। वह मुझे बेचारी सी नजरों से देखने लगी। उसकी हालत देखकर मुझे हंसी आ गई। आओ जरा समझाओ ये क्या है? ये बासी चावल है। मैंने ये नहीं पूछा कि बासी है, पूछा कितने दिन पुराना है। 3 दिन या 4 दिन। वाह, 3-4 दिन में इतना बढ़िया फंगस उगा लिया। राइस कुकर ही खराब है, उसने धीरे से बड़बड़ाया। मैंने सोचा चलो मेरी ही किस्मत खराब है, लेकिन बर्तन धोते धोते मुझे अचानक एक और डरावनी बात याद आई। तुमने कितने दिन से खाना नहीं खाया? 2 दिन। उसने सिर झुका लिया और उसी समय उसका पेट भी जोर से गुर्राया। अब मुझे सब समझ आ गया, वह भूख से बेहाल थी। मैंने तुरंत बर्तन साफ किए और खाना बनाना शुरू किया। वह चुपचाप बाहर बैठी थी, कभी कभी झांक कर मुझे देखती। असल में राइस कुकर को देख रही थी। करीब 20 मिनट बाद मैं गरम गरम फ्राइड राइस लेकर आया, लेकिन कमरे में खाने की मेज तक नहीं थी। तभी उसने जादू की तरह एक फोल्डिंग टेबल और मैट निकाल लिया। मैंने उसे चम्मच दिया, वह तुरंत बड़ा कौर लेकर बिना फूके खा गई। गरम है, धीरे खाओ, कोई छीन नहीं रहा। मैंने भी छका, ठीक था। अजीब बात यह थी कि यह सुनकर वह अचानक चुप हो गई और तेजी से खाने लगी। पहले लगा कि वह बहुत भूखी है, लेकिन आधे में ही उसके आंसू फिर से बहने लगे। लेकिन वह खाना खाते रही। फिर रो क्यों रही हो? मैं डर गया, कहीं खाना खराब तो नहीं बना। लेकिन वह मुस्कुरा दी। मुझे दादी याद आ गई, वह भी हमेशा ऐसा ही कहती थी। मैं कुछ और कहने ही वाला था कि उसके चेहरे की उस मासूम मुस्कान ने मुझे रोक दिया। उस पल मेरा दिल हल्का हो गया। मानना पड़ेगा मैं थोड़ा सा प्रभावित हो गया था। नहीं, मैंने खुद को थप्पड़ मार लिया, जिससे वह डर गई। मैंने उसे शांत किया और सोचा कि उसे कुछ जरूरी चीजें सिखाकर चला जाऊंगा। मैंने पूछा, तुम पढ़ाई कहाँ तक की हो? उसकी उम्र के हिसाब से कम उसे स्कूल पूरा करना चाहिए था, लेकिन यह सवाल उसे असहज कर गया। काफी देर सोचने के बाद उसने धीरे से कहा, मिडिल स्कूल तक। क्यों? क्लासमेट्स मेरा मजाक उड़ाते थे, मुझे बहुत दुख होता था। दादी ने फिर मुझे जाने नहीं दिया, लेकिन मैं सह सकती थी। मैंने गहरी सांस ली। लंबे समय तक घर में रहने से वह समाज से कट गई थी और अब उसकी दादी भी नहीं रही। उसकी मानसिक उम्र शायद वहीं रुक गई थी। मैं समझ गया कि पढ़ाई का रास्ता लगभग बंद हो चुका है। मैंने पूछा, सरकार की कोई मदद मिलती थी? मुझे नहीं पता। मैं और परेशान हो गया। तभी उसने अचानक कहा, वो क्या मैं आपके लिए एक ड्राइंग बना सकती हूँ? मुझे डर है कि आप चले जाओगे और वापस नहीं आओगे। बात पूरी होने से पहले ही वह जल्दी से अपने कमरे में चली गई। मैं जिज्ञासा से उसके पीछे गया और फिर दरवाजा खोलते ही मैं चौंक गया। ऐसा लगा जैसे मैं रंगों से भरे किसी जादुई आसमान में आ गया हूँ, लेकिन छत के पास एक हिस्सा खाली था। मुझे लगा शायद वह व्हील चेयर की पहुंच की सीमा होगी। मुझे पेंटिंग बहुत पसंद है। जैसे ही उसने यह कहा, उसकी आंखों में आत्मविश्वास चमक उठा। लेकिन मैं सोच भी नहीं सकता था कि दीवार पर पेंटिंग करना उसके लिए कितना मुश्किल रहा होगा। वह खुशी खुशी अपना स्केचबुक निकालकर कभी मुझे देखती, कभी ड्राइंग बनाती। आधे घंटे से भी कम समय में उसने मेरी एक तस्वीर बना दी। मैंने उसके हल्के कांपते हाथों से स्केचबुक लिया और जैसे ही देखा मैं हैरान रह गया। तस्वीर में मैं बारिश की रात में झुका हुआ था, हाथ में एक फ्राइड राइस था और एक छोटी सफेद बिल्ली मेरे पैंट को पकड़कर उसे देख रही थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसकी नजर में मेरी ऐसी छवि होगी। लेकिन ये बिल्ली कहाँ से आई? उसने जवाब नहीं दिया, बस कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसके कान लाल हो गए। तभी मुझे समझ आया, वह बिल्ली असल में वही खुद थी। मैंने अनजाने में उसके सिर की तरफ देखा, जैसे सच में बिल्ली के कान ढूंढ रहा हूँ। लेकिन उसने मुझे शक और घबराहट भरी नजर से देखा और खुद को फिर से व्हील चेयर में सिकोड़ रख लिया। माहौल अजीब ना हो इसलिए मैंने बात बदल दी। क्या मैं तुम्हारी बाकी ड्राइंग देख सकता हूँ? उसकी ड्राइंग एक प्यारी और गर्मजोशी भरी डायरी जैसी थी। तभी मुझे एक आइडिया आया। मैंने मोबाइल निकाला और ऑनलाइन आर्ट की कीमत देखी। एक ऑर्डर के 30-50 रुपए मिल सकते थे, लेकिन उसके लिए यह भी काफी था। मैंने उसे एक क्यूट कार्टून अवतार दिखाया और पूछा कि क्या वह ऐसा बना सकती है। उसने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन वह सिर्फ कागज पर बना सकती थी। डिजिटल ड्राइंग के लिए उसे प्रैक्टिस चाहिए थी। मैंने ऑनलाइन देखा, शुरुआती ड्राइंग टैबलेट करीब 100 रुपए में मिल सकता था। मेरे पास एक पुराना लैपटॉप भी था। मुझे डर था कि उसके पास फोन नहीं होगा, लेकिन उसने कहा कि है। जब उसने जेब से फोन निकाला, वो बहुत पुराना कीपैड फोन था। मैं अंदर से टूट गया। क्या ये चलेगा? मैंने सोचा फोन बाद में देखेंगे, क्योंकि मेरे पास खुद खाने के पैसे नहीं थे और ये सब रिस्क भरा था। मुझे लगा कि शायद मुझे ये सब छोड़ देना चाहिए, लेकिन उसकी आंखों की उम्मीद देकर मैंने फैसला कर लिया, जिंदगी वैसे भी खराब है, थोड़ा रिस्क ले ही लेते हैं। मुझे याद आया, मेरे माता पिता ने एक घर किराए पर लिया था जिसका 3000 रुपए का डिपॉजिट मिल सकता था। मैंने सोचा कल सरकारी मदद के बारे में पूछूंगा और खुद भी नौकरी ढूंढूंगा। 1-2 महीने निकाल सकते हैं, बाकी सब उसके ऊपर था। मैंने पूछा, क्या तुम ड्राइंग से पैसे कमाना चाहती हो? उसने तुरंत हाँ कहा। मैंने राहत की सांस ली। जब मैं जाने लगा तो उसने फिर से मेरा कपड़ा पकड़ लिया। कल क्या आप फिर आओगे? हाँ। वह फिर से धीरे धीरे मुस्कुराई। तुम्हारा नाम? समर। तुम्हारा? ओणम। अगले दिन सुबह मैंने मकान मालिक को फोन करके डिपॉजिट वापस मांगा। शायद मेरे हालात सुनकर उसने आधा महीने का किराया भी लौटा दिया। फिर मैं नौकरी ढूंढने गया और एक प्रिंटिंग शॉप में 3000 रुपए की नौकरी मिल गई। जब सब काम खत्म हुआ तो दोपहर हो चुकी थी। तभी मुझे याद आया घर पर कोई मेरा इंतजार कर रहा है। मैं जल्दी जल्दी उसके घर भागा। लिफ्ट से निकलते ही मुझे जलने की गंध आई। मैं समझ गया कुछ गड़बड़ है। मैं
दौड़कर दरवाजा पीटने लगा। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला, अंदर से धुआं निकल रहा था। वह दरवाजे पर खड़ी खांस रही थी। तुम आ गए? मैंने राहत की सांस ली। फिर मैं भागकर किचन में गया। तुम क्या कर रही थी? मैं खाना बनाने की कोशिश कर रही थी। मैं गुस्से में था, लेकिन खुद को संभाला। अगर तुम फिर से खाना बनाओगी तो मैं तुम्हें ही पकाकर खा जाऊंगा। वह उदास हो गई। मेरा गुस्सा तुरंत खत्म हो गया। ठीक है, तुम बाहर जाओ, मैं खाना बनाता हूँ। वह चुपचाप बाहर चली गई। खाने के बाद उसने पेट सहलाया। वह बहुत कम खाती थी, लेकिन जल्दी भर जाती थी। मैंने मजाक किया, देखो पेट कितना गोल हो गया है। वह तुरंत शर्मा कर बोली, नहीं गोल नहीं है। मैंने देखा अब उसकी बात करने की हिचक कम हो रही थी। मैंने कहा चलो बाहर चलते हैं। वह मान गई। मैंने कहा अपने सारे कागज ले आओ। वह थोड़ा घबरा गई। उसे लगा शायद मैं कुछ और सोच रहा हूँ। माहौल अजीब हो गया। मैं बाहर इंतजार करने लगा। मैं खुद भी कंफ्यूज था। वह बच्ची जैसी थी, लेकिन कुछ बातें समझ जाती थी। शायद बस भोली है, मैंने सोचा। तभी उसने दरवाजा थोड़ा खोल कर देखा और मुझे देखकर राहत की सांस ली। जल्दी आओ, नहीं तो ऑफिस में भीड़ लग जाएगी, और फिर अगर मैं थक गया तो तुम्हें नीचे फेंक दूंगा और खुद व्हील चेयर पर बैठकर आराम करूंगा। तुम बदमाशी कर रहे हो? क्यूशू साफ तौर पर डर गई थी। उसने दोनों हाथों से जोर लगाकर व्हील चेयर को आगे धकेलना शुरू कर दिया। ये देखकर बोबो हंस पड़ा। तभी दादी जो ने मुझे देखा और बिना कुछ कहे मुझे रोक लिया। वह मुझे सतर्क नजरों से देखने लगी, जैसे डर हो कि यह लड़की कहीं किसी बुरे आदमी के झांसे में न आ जाए। मैंने तुरंत समझाना शुरू किया। जब उन्हें पता चला कि कल मैंने ही क्यूशू की मदद की थी तो उनकी आंखों में थोड़ी खुशी झलकने लगी। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, लड़का गरीब तो है लेकिन ठीक ठाक लगता है, बस इस बच्ची पर तरस आता है। उसकी दादी अचानक गुजर गईं और मैं भी अब ज्यादा दिन उसकी मदद नहीं कर पाऊंगी। ये कहते हुए उन्होंने क्यूशू की तरफ अर्थपूर्ण नजर डाली, जिसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। मैंने तुरंत बात बदल दी। दादी, क्या आपको पता है कि इसकी विकलांगता वाली सरकारी मदद कहाँ जाती है? उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता। क्यूशू, तुम्हें दादी के बैंक पासबुक का पासवर्ड याद है? उसने सिर हिला दिया। नहीं, तो फिर दिक्कत है। मैंने सोचा कि उसके लिए नया बैंक खाता खोल देता हूँ और सीधे पैसे उसी में आने लगेंगे। इससे बार बार भाग दौड़ भी नहीं करनी पड़ेगी। मैं उसे लेकर बैंक चला गया। रास्ते में वह बार बार मुझे देख रही थी और काफी देर बाद हिम्मत करके पूछी, क्या अब मेरा अपना पासबुक होगा? नहीं, पासबुक नहीं। वह कुछ कहना चाहती थी। मैंने मजाक में कहा, लेकिन अच्छी खबर यह है कि तुम्हारे पास अपना एटीएम कार्ड होगा। पासबुक से भी ज्यादा आसान। क्या एटीएम कार्ड महंगा होता है? नहीं, बस 10 रुपये में बन जाता है। इतना महंगा? ये तो मेरे 1 हफ्ते के पॉकेट मनी जितना है। मैंने पूछा, तुम्हारा पॉकेट मनी कब का है? मिडिल स्कूल का। मैंने गहरी सांस ली और उसे देखकर फिर दुख हुआ। चिंता मत करो, मैं तुम्हें कमाने का तरीका सिखाऊंगा। तुम अपने पॉकेट मनी से कई गुना ज्यादा कमा सकती हो। सच? उसकी आंखों में सिर्फ उम्मीद थी, उसे पैसों का सही अंदाजा नहीं था। लेकिन बैंक पहुंचते ही उसकी सोशल एंजाइटी फिर से शुरू हो गई। जब कर्मचारी ने पूछा, क्या काम है, वह हकलाने लगी और मेरा कपड़ा पकड़ लिया, जैसे मैं ही उसका सहारा हूँ। मैंने इशारे से कहा, डॉक्यूमेंट खिड़की में दे दो, लेकिन उसने पूरा बैग ही अंदर डाल दिया। कर्मचारी भी हैरान रह गया। फिर भी काम सही से हो गया। उसका बैंक अकाउंट खुल गया और ऑनलाइन बैंकिंग भी चालू हो गई। अब उसे बार बार नीचे जाने की जरूरत नहीं होगी। जब हम आगे बढ़े, वह पूरे रास्ते कार्ड को कसकर पकड़े रही और बार बार मुस्कुरा रही थी। मैंने मजाक किया, सिर्फ एक कार्ड है, इतना खुश क्यों हो? कहीं कोई तुम्हें बच्ची समझकर लेना जाए। तुम गलत बोल रहे हो। मैं बेवकूफ नहीं हूँ, सिर्फ तुम ही मुझे बेवकूफ कहते हो। तुम ही बुरे हो। ये सुनकर मैं चुप हो गया। अब लोग मुझे अजीब नजरों से देखने लगे। मैंने जल्दी से उसका सिर थपथपाया ताकि वह और कुछ न बोले, लेकिन जैसे ही मैंने उसे छुआ, वह तुरंत चुप हो गई। मुझे एहसास हुआ कि यह ठीक नहीं था। मैंने तुरंत हाथ हटाया और माफी मांगी, लेकिन उसने उल्टा खुद को दोष दिया। कोई बात नहीं, मैं ही ज्यादा खुश हो गई थी। मुझे खुद पर गुस्सा आया। वह इतनी प्यारी लग रही थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने जल्दी जल्दी सफाई दी। मुझे लगा बात खत्म हो गई, लेकिन कुछ सेकंड सोचने के बाद उसने अचानक कुछ कहा और ऐसा लगा जैसे वह चोरी चोरी मुस्कुरा रही हो। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, सोचा शायद उसे तारीफ सुनकर अच्छा लगा। थोड़ी देर बाद हम सिविल ऑफिस पहुंचे। वहाँ पहले से बहुत भीड़ थी। वह आसपास के खुश जोड़ों को देख रही थी और अचानक पूछ बैठी, ये लोग